कभी कभी ना के इक्विवेलेंट पूछता है। क्या पूछता है बेटा? के इक्विवेलेंट। तो सबसे पहले सीरीज में के इक्विवेलेंट निकालते हैं कितना हो। ठीक है, मान लेते हैं कि एक रॉड ऐसा है, इसके साथ एक रॉड ऐसा है, और इसके साथ एक रॉड ऐसा है ना। सीरीज है कि पैरेलल है? सीरीज है। ये टी एच और ये टी एच इनके बीच रखा गया है। तो ये है K1 L1 A1। ठीक है, ये क्या है? L2 K2 A2। ये क्या है? K3 L3 A3। सही है क्या? अच्छा, मुझे पता है सीरीज है ये। सीरीज में मुझे पता है आर इक्विवेलेंट जो होता है, टी वाला की बात कर रहे हैं, वो RT1 प्लस RT2 प्लस RT3 होता है। क्या आवाज चेक किया गया है? तो ये जो RT1 की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है? L1 अपॉन K1। याद है? याद है कि नहीं है? कल ही तो पढ़ाया था क्या? और आज भूल गए? ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? नहीं होगा? गलत बोल दिया मैं? ठीक है, गलत बोलो, तुम गलत ही मान लो। ठीक है भैया, इधर बताओ, तीनों को एक मिला दिया, सबका के मान लिया सेम है। तो पहले का क्या लिखेंगे? L1 अपॉन के इक्विवेलेंट A1। फिर दूसरे का L2 अपॉन के इक्विवेलेंट A2। और तीसरे का L3 अपॉन के इक्विवेलेंट A3। सही है क्या? मुझे निकालना क्या है? के इक्विवेलेंट निकालना है। तो देख, ध्यान से देख, यहाँ मुझे मेरे पास बच रहा है L1 K1 A1 ना A1। इधर बच रहा है L2 A2 प्लस L3 A3 इज इक्वल टू, या डिवाइड कर दो, डिवाइड सीधा। इसको इधर ले रहा हूँ, के इक्विवेलेंट को इधर ले जा रहा हूँ। तो L1 अपॉन K1 A1, L2 अपॉन K2 A2 प्लस L2 अपॉन K3 A3। दिस इज द के इक्विवेलेंट। हाँ कि ना? इसको आसान शब्दों में लिखना है तो आसान शब्दों में लिख ले। के इक्विवेलेंट आएगा समेशन ऑफ एल आई ए आई, है कि नहीं? और डिवाइड बाय समेशन ऑफ एल आई के आई ए आई। अरे याद हो जाएगा ये कि के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला आ गया। किसके लिए आ गया ये? सीरीज के लिए। अगर हम बात करें किसकी बेटा? पैरेलल। तो पैरेलल के लिए कैसे होगा? ऐसा कुछ होता है, एक मान ले एक रॉड है, ये दूसरा रॉड है, और ये तीसरा रॉड है, इस प्रकार से होंगे कि नहीं होंगे? तो ये हमारा क्या कहलाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाएगा। याद है कि नहीं है ऐसा? तो ये हमारा कैसे कॉम्बिनेशन है? पैरेलल। इधर टी एल, इधर टी एच। L1 K1 A1, L2 K2 A2, L3 K3 A3। हाँ कि ना? अच्छा, और हमको पता है कि पैरेलल में जो आर इक्विवेलेंट होता है वो होता है 1/RT1 प्लस 1/RT2 1/RT3। याद है सबको? तो आर इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लिखेंगे थोड़ी देर में। आर इक्विवेलेंट के लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे? कैसे लिखेंगे रे? RT1 बता दे पहले। L1 K1 A1, K2 A2 बाई L2 प्लस K3 A3 बाई L3। कोई गलती किया मैंने? बता, आर इक्विवेलेंट को क्या लिखेंगे? बोले, यहाँ जैसे लिखे थे L1 के इक्विवेलेंट A1, L2 के इक्विवेलेंट A2, L3 के इक्विवेलेंट A3। सही है क्या? अच्छा, इसको रिवर्स कर दें। रिवर्स कर देते हैं तो उल्टा हो जाएगा। तो कुछ कैसे दिखेगा बताओ, किस टाइप से दिखेगा ये हमको दिखेगा L1 के इक्विवेलेंट A1, L2 के इक्विवेलेंट A2, L3। अच्छा, अभी से रिवर्स करना सही है क्या? है कि मल्टीप्लाई कर दें? आसान तरीके से लाने के लिए सोच रहा हूँ मैं। ऐसे तो ला सकते हैं इधर उधर करके, आसान तरीके से लाते हैं। समेसन यहीं से लिख देते हैं ना? समेसन यहीं से लिख दें क्या? आसान लगेगा थोड़ा सा। 1/के इक्विवेलेंट, सही है क्या? यहाँ समेसन ऑफ L1 A1। हाँ कि ना? मतलब समेसन ऑफ Li AI, यही है ना यहाँ? अच्छा, इधर क्या है? समेशन ऑफ के आई ए आई बाई एल आई, यही है ना? इसको इधर ले आओ, क्या बनेगा? के इक्विवेलेंट समेशन ऑफ एल आई ए आई, है ना? इधर आ गया, ये इधर आ गया है। 1/ समेशन ऑफ क्या बनेगा? के आई ए आई बाई एल आई। सही है क्या ये?
नहीं है? अरे सही तो है क्या? अब देख, इसको इधर इसको इधर है, तो के इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या आ गया? समेशन ऑफ के आई ए आई बाई एल आई इंटू में आया क्या? उल्टा भी तो कर सकते हैं इसको, समेशन ऑफ ए आई बाई एल आई, ये है फॉर्मूला। अरे एल आई बाई ए इसको उल्टा कर दिया, मतलब तो एक ही होता है ना, कि नहीं होता है? होता है ना, तो ये है कि पैरेलल के लिए। समझ में आया कि नहीं आया? पैरेलल के लिए आया। अच्छा एक चीज बताओ, ठंड के दिनों में जो लेक होते, लेक लेक जानते हो, झील, झील होती है, तालाब होती है ना, उसके जो अपर एरिया है वो बर्फ बन जाता है। अरे ज्यादा टेम्परेचर कम, बहुत कम पड़ती है वहां पे, तुम्हारे गांव में नहीं पड़ती? टेम्परेचर कहाँ ज्यादा कम पड़ता है? कितना टेम्परेचर मिनिमम हो जाता है तुम्हारे गांव में? 17 डिग्री, 18 डिग्री, ज्यादा से ज्यादा 15 डिग्री, कम से कम। उससे कम होता है क्या तुम्हारे गाँव में? इसलिए तुम्हारे गाँव में जो तालाब है उसमें बर्फ नहीं बनता, कि बर्फ बनते देखे हो? नहीं देखे, लेकिन जनरली जो जंगलों में झील होती है या जो ठंडे इलाकों में झील होती है वहां बर्फ बन जाता है, फिर बर्फ के ऊपर जाके अपन नाचते हैं, है कि नहीं? अरे देखे हो कि नहीं देखे ऐसा? मूवी में तो देखे होंगे। उसको बोलते हैं फ्रीजिंग ऑफ लेक। क्या कहते हैं उसको? फ्रीजिंग ऑफ लेक। फ्रीजिंग ऑफ, फ्रीजिंग ऑफ लेक क्यों होता है? समझ में आया कि नहीं है? क्यों होता है? ठंड के दिनों में जब वातावरण, एटमॉस्फेयर की जो टेम्परेचर होती है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाती है, तभी ऊपर लेयर क्या हो जाता है? जम जाता है। जैसे हम कुत्ते नाचते हैं इधर उधर, पता चलेगा एक बार फूट के फिर अंदर जाते पानी पानी, पूरा पूरा समुद्र, सॉरी पूरा लेक वो बन जाता है कि बर्फ की अपर एरिया बनता है, अपर सरफेस, अपर सरफेस भी बनता है ना। मान लेते हैं हमारे पास एक लेक था बेटा, ऐसा, तो ठीक है, लेक का अपर एरिया ऐसा पानी भरा हुआ है सब में, तो ठीक है कि तो अगर मैं मान के चलूं कि अपर एरिया, अपर जो सरफेस है वहां का टेम्परेचर -T कितना है, तो नीचे का टेम्परेचर तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अरे बहुत कम, तो हीट कहाँ से कहाँ जाएगा? यहाँ से यहाँ जाएगा, हाँ कि ना? मान लेते हैं कि अगर हीट कम होने की वजह से जो वहां पर वो बना है ना, क्या, बर्फ, बर्फ का लेयर जो है एक्स है, क्या है भैया? एक्स। जो लेयर बना हुआ है कितने का है? एक्स है। लेयर ऑफ बर्फ कितना है? एक्स है। लेयर बर्फ कितना है? एक्स है भैया। समझ गए यहाँ तक कि नहीं समझे? समझ गए हम, अच्छा लगा मामा। अच्छा सोच, और टेम्परेचर कम है यार, तो और कुछ ना कुछ बनता रहेगा। मान लेते किसी भी टाइम टी पर एक डी एक्स और बन गया, कितना बन गया? डी एक्स और बन गया, कितना और बन गया? डी एक्स, और बर्फ जम गया, इधर दिख रहा है पूरा। हाँ, क्या बोल रहा हूँ मैं? डी एक्स और क्या बन गया? बर्फ बन गया। अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है वो बता दे, यहाँ पर क्या हो रहा है? पानी बन रहा है, बर्फ बन रहा है, हीटिंग हो रहा है, फेस हीटिंग हो रहा है कि फेस चेंजिंग हो रहा है? फेस चेंजिंग। इसका मतलब यहाँ से जो यहाँ पर हीट जा रहा है ना, वो क्या काम कर रहा है? फेस चेंज करने का काम कर रहा है। अरे फेस चेंज करने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अच्छा भैया, तो सबसे पहले फेस चेंज करने का काम कर रहा है, मतलब जो हीट जा रहा है dq बाई dt, वो क्या काम कर रहा है? फेस चेंज करने का। अरे हाँ कि ना? फेस चेंज का फॉर्मूला होता है ml। फेस चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? ml। तो dq बाई dt को क्या लिख सकते हैं बेटा? देख, k, अरे फॉर्मूला होता है k डेल्टा t बाई एल, k a डेल्टा t बाई एल, k a डेल्टा t बाई एल, यही होता है फॉर्मूला। एल, एल कौन सा है? लेंथ है, ये लेंथ वाला है ना, और लेंथ यहाँ पर क्या है? एक्स है भैया। अरे एक्स है ना, इधर क्या आ जाएगा? एम इंटू एल। क्या मुझे मास पता है क्या? नहीं पता, लेकिन मैं मास आराम से निकाल सकता हूँ। मास कैसे निकालूंगा? रो इंटू वी, रो इंटू, रो जानते हो, रो डेंसिटी। एम निकालना चाह रहा हूँ, रो तो रो ही है, रो तो रो ही है। इसको ए इंटू डी एक्स लिख देता हूँ, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा वाली की बात करूँ, ये इसकी मास की बात करें जो एक्स्ट्रा बना है। अच्छा लेंथ डी एक्स लेंगे कि एक्स लेंगे? एक्स लेंगे क्योंकि एक्स लेंथ पे जा रहे हैं ना। ये जो एक्स लेंथ लिए हैं कि डी एक्स लेना पड़ेगा? एक्स लेना है। क्यों लिए हैं एक्स पता है? अबे क्योंकि लेंथ एक्स है ना, ये बाद में बन रहा है, बन रहा है, बना रहा है, तो बनाने वाले मास ये ले लेंगे। समझ गए कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? के ए जीरो फाइनल, इनिशियल माइनस फाइनल करते ना यहाँ, तो जीरो माइनस माइनस टी बाई एक्स दैट इज इक्वल टू रो ए इंटू डी एक्स। ए को मार दिया भैया, बाबा मजा आया आकी ना। तो यहाँ से क्या बना बेटा? के टी बाई एक्स इंटू रो डी एक्स। तो के टी बराबर क्या आ जाएगा इधर? रो एक्स डी एक्स, हाँ की ना? निकल आ गया अब?
तो एल कहाँ गया? अरे एल भूल गए क्या? एल है ना एल। तो के टी क्या आ जाएगा? क्या गया रे? रो एल एक्स इंटू डी एक्स। चलो इंटीग्रेशन तो कर ही लोगे। क्या निकालना था हमको? हैं? क्या निकालना था? टाइम टाइम। अब एक चीज गलत की है। क्या गलत की है तुम बताओ, क्या गलत की है बताओ तुम। बेटा यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी लिए है, यहाँ डी क्यू बाई, और यहाँ क्या लिए हैं? समझ गए? वे समझेंगे। तो यहाँ पर भी मुझे टी लिखना पड़ेगा ना, डी टी, तभी तो बराबर होगा। अरे सही है क्या? तो इधर डी टी आ जाएगा, तो इधर टी ही लिखना है तब भी चल जाएगा। नहीं आया समझ? अरे यहाँ जो मैं लिखा है डी क्यू बाई डी टी लिखा हूं ना, ये क्या है? डी क्यू बाई डी टी है। और एम एल क्या है? ओनली क्यू। एम एल ओनली क्यू होता है। और के डेल्टा टी बाई एक्स जो फॉर्मूला होता है डी क्यू बाई डी टी होता है। तो एम एल लिखा हूँ, सही लिखा हूँ कि गलत लिखा हूँ? इसके साथ डी क्यू भी होना चाहिए, है ना भाई? तो यहाँ पर डी टी होना चाहिए नीचे, तो नीचे डी टी कर दे जाए। अरे कर दे क्या? अरे कर दिए। तो इधर क्या आ जाएगा? डी टी आ जाएगा। अरे हाँ ना भाई। तो यहाँ के टी, इधर क्या? डी टी, स्मॉल टी ना। तो डी टी इधर आ जाएगा रो एल बाई के टी है एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ से टी का फॉर्मूला, टी का वैल्यू क्या आ जाएगा? देख, रो एल के टी एक्स स्क्वायर बाई टू। समझ गए क्या? तो टी क्या आ जाएगा? रो एल बाई टू के टी इंटू एक्स स्क्वायर। अरे हाँ की ना? देख 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 देख, एल तो कांस्टेंट होगा। एल कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? रो कांस्टेंट होगा, टू कांस्टेंट होगा, के भी कांस्टेंट होगा, टी भी कांस्टेंट होगा। अगर उसी की बात कर रहे हैं तो, अबे उसी पानी उसी जगह उसी समय की बात कर रहे हैं तो टी कांस्टेंट होगा कि नहीं? कौन सा टी की बात करें? स्मॉल टी की कैपिटल टी? टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट। अरे हाँ की ना? तो बोलेगा कि बता इतना बनने में कितना समय लगा, तो देख ले, जीरो से एक्स, एक्स बनने में कितना समय लगा? एक्स स्क्वायर लगा, टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। अगर जीरो से एक्स बनने में इतना समय लगा, तो जीरो से टू एक्स बनने में कितना समय लगेगा? अरे हाँ की ना? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते हैं? इधर थोड़ा सा बात कर लूं और इसका, इधर कर लूं, इधर इधर। देख ये तो फ्रीजिंग ऑफ लैक है ना, कितना फ्रीज हुआ, कितना थिकनेस फ्रीज फ्रीज हुआ, एक्स, तो इतना टाइम लगा। अरे है ना कि नहीं? टाइम टेकन टू फ्रीजिंग, फ्रीजिंग एक्स, एक्स थिकनेस, कितना थिकनेस? एक्स थिकनेस। अच्छा एक्स थिकनेस फ्रीजिंग होने में कितना टाइम लगा बेटा? टी रो एल बाई टू के टी एक्स स्क्वायर। हाँ की ना? अगर टाइम टेकन टू फ्रीजिंग, टाइम टेकन टू फ्रीजिंग, अगर हमको जमाना है फ्रीजिंग x1 टू x2 टू, कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा? तो t बराबर रो एल बाई टू के टी। हाँ की ना? अरे टू के टी एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर, इतना टाइम लगेगा। अरे यार मान ली 4 मीटर था, 6 मीटर हो गया, कितना टाइम लगा? लगा दे यहाँ। पहले कितना था? 4 मीटर, बाद में कितना हो गया? अरे सेंटीमीटर में होती, मीटर मीटर तो बहुत बोल दिया। सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पहले था, बाद में 6 सेंटीमीटर हो गया। बता कौन सा फॉर्मूला, ऊपर वाला कि नीचे वाला? नीचे वाला। डबल होने में, ट्रिपल होने में, जैसे पहले थिकनेस था 1, उसका डबल, उसका ट्रिपल, उसका 4 गुना, ऐसे होने के लिए रेशियो आता है 1:4:9। अबे सिंगल 1, डबल 2, ट्रिपल 4 था, 5 गुना, तो 5 स्क्वायर 25। तो 1:4:9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100। हाँ कि ना भाई? समझ में आया? तो हमको इसमें क्या याद रखना है? ये सब तो फालतू की बात कर दिया मैं, ओनली हमको याद रखना है टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। हमको क्या याद रखना है? टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, या फिर टी प्रोपोर्शनल टू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स वन स्क्वायर। बाकी तो मैं होशियारी मारने के लिए बता दी कैसे भी होता है। अरे समझ गए? चाहता तो मैं एक लाइन लिख देता, टी प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है, तब भी खुश, अब भी खुश, अब तो थोड़ा टेंशन में खुश। अरे है ना? है? है? क्या हाल चाल? अच्छा छोड़ो, इनसे बात करना ही मूर्खता काम लगता है मुझे। हो गया चल। कंडक्शन वंडक्शन समझ में आया थोड़ा बहुत?
तो ये बात थी हमारी कंडक्शन की। तो कंडक्शन यहाँ पर खत्म करते हैं, आगे बात करते हैं कन्वेक्शन। बताया था ना मैं कन्वेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत। अच्छा कन्वेक्शन में, कन्वेक्शन हाँ संवहन ना। अच्छा एक चीज बता, इसमें जो हीट ट्रांसफर होता है किसकी वजह से होता है? टेम्परेचर डेंसिटी डिफरेंस है ना। हीट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू डेंसिटी डिफरेंस, है ना बेटा। अगर डेंसिटी में डिफरेंस नहीं है तो क्या इससे पॉसिबल है क्या? नहीं है। अरे हाँ कि ना। इसमें क्या मीडियम पार्टिकल के एक्चुअल में मोशन होता है? यस, तो क्या लिखें? मीडियम पार्टिकल, हाँ एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल टेक्स प्लेस। एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल टेक्स प्लेस, हाँ कि ना। अच्छा इसको हम किसके कौन कौन सी चीजों को इससे गर्म कर सकते हैं? इट इज पॉसिबल इन फ्लूइड। अरे बताया था फ्लूइड में क्या क्या आता है? लिक्विड एंड गैस, हाँ कि ना। इसमें ये हम कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? आगे बात करते हैं विदाउट। देखो हमारे पास दो प्रकार के कन्वेक्शन होता है। एक को हम लोग बोलते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? नेचुरल कन्वेक्शन। दूसरे को बोला जाते हैं फोर्स्ड। क्या बोलेंगे? तो हम टाइप लिख दूं यहाँ पे। एक का क्या नाम होगा? नेचुरल कन्वेक्शन, हाँ कि ना। और दूसरे को क्या बोलेंगे? फोर्स्ड कन्वेक्शन, हाँ कि ना। अगर हम बात करें नेचुरल कन्वेक्शन की, किसकी बात करें बेटा? नेचुरल कन्वेक्शन की, तो विदाउट ग्रेविटेशनल नेचुरल कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल। किसके बिना? ग्रेविटेशन होना जरूरी है। अगर ग्रेविटेशन नहीं है तो नेचुरल कन्वेक्शन से हम हीट नहीं कर सकते। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों है ऐसा बताऊंगा मैं, पहले समझो अभी बात को। विदाउट विदाउट ग्रेविटेशन विदाउट ग्रेविटेशन नेचुरल नेचुरल कन्वेक्शन नॉट पॉसिबल, हाँ कि ना भैया? नॉट पॉसिबल। अच्छा एक चीज बता, कहां पर ग्रेविटेशन जीरो होता है? ग्रेविटेशन कहां पर जीरो होता है? ग्रेविटी फ्री कंडीशन, बताओ। बोल। है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जानते हो? ऑर्बिटिंग ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जानते हो रे? अबे अभी तो पढ़े क्या सैटेलाइट के बारे में? नहीं जानते? क्या होता है बता। नहीं जानते? अरे बताया था कि सन के पार चारों तरफ एक ऐसा सैटेलाइट घूमते रहता है ऑर्बिट में, जो मौसम के बारे में जानकारी देता है। अरे देता है कि नहीं? उसे को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट बोलते हैं, है कि नहीं? इससे हम जासूस भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं कि ये क्या कर रहा है भाई? कर सकते हैं ना। उसके लिए एक और सैटेलाइट होता है जो ऐसे चलता है। अरे समझ गए? ऐसे। ये भी तो देख, ये सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है चारों ओर ऐसे। अरे हाँ कि ना। एक सैटेलाइट ऐसे घूमेगा, एक ऐसे घूमेगा, बताया था ये सब ऐसे घूमेगा। समझ गए? तो कुछ कुछ सैटेलाइट का यूज किसमें करते हैं? समय मौसम की जानकारी के लिए, और कुछ का जासूसी करने के लिए। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का यूज किसके लिए करते हैं? सिग्नल्स भेजने के लिए। अरे हमको सिर्फ भारत में सिग्नल चाहिए, तो भारत की तरफ लग देंगे, तो बस यहाँ से रेस जाएगी, टकरा के भारत में भेजेगी, हाँ कि ना। पता चला उसको घूमने वाला लगा दी, सिग्नल भारत में नहीं अमेरिका में दे रहा है कि नहीं? यहाँ का टीवी चैनल अमेरिका में चलने लग गया। ऐसा है क्या? अबे है क्या ऐसा? इंडिया के टीवी चैनल इंडिया में चलाएंगे ना। हाँ भाई, मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे और फोन लगा दिया, अमेरिका में लग गया। ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। दूसरा फ्री फॉल लिफ्ट, जानते हो ना फ्री फॉल? अरे फ्री फॉल लिफ्ट में भी क्या होता है बेटा? जी जीरो होता है। और तीसरा होता है सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ, हाँ कि ना। अगर मैं इन तीनों जगह की बात करूं तो क्या कन्वेक्शन के मेथड से यहाँ मैं गर्म कर सकता हूँ क्या? है ऑर्बिटिंग सैटेलाइट में जाके अपन बैठ गए, अब हम गर्म करना चाहते हैं किसी भी चीज को, तो क्या कन्वेक्शन से गर्म हो सकता है क्या? तो कन्वेक्शन से गर्म होने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ग्रेविटेशन की, गुरुत्वाकर्षण की। बिना गुरुत्वाकर्षण के पॉसिबल नहीं है। अच्छा गुरुत्वाकर्षण कहाँ कहाँ नहीं होता? ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? अच्छी कक्षीय है ना, कक्षीय उपग्रह, उपग्रह ना।
और फ्री फॉल तो जानते हो, मुक्त रूप से गिरना, मुक्त रूप से गिरना। अच्छा हिंदी में ये सबको लिखा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। सेंटर ऑफ द अर्थ जानते हो, पृथ्वी की, पृथ्वी की केंद्र पर, पृथ्वी की केंद्र पर, अरे समझ गई। अच्छा एक मोमबत्ती जला देता हूँ मैं, देखना चाहोगे मोमबत्ती? ये मोमबत्ती जला दी अभी हमें, ठीक है। मोमबत्ती जलाने की वजह से एक पॉइंट एक है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी है, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी और एक पॉइंट सी। अच्छा बता, तीनों गर्म होगा कि नहीं होगा? होगा भाई। अरे भाई जहाँ गर्मी है वहां गर्म होगा कि नहीं होगा? गर्म होगा, सब गर्म होगा। तो बता सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ का होगा, ए का कि बी का कि सी का? सी का टेम्परेचर। क्यों सबसे ज्यादा गर्म होगा? क्योंकि तो सीधे में है। ऐसा कंसेप्ट मत लगाना घुसा खा जाओगे। ये सीधे में नहीं, ये तिरछा है। हाँ बोल रही है, ये तिरछा है बेटा। ये जो गर्म हो रहा है सिर्फ रेडिएशन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से हो रहा है? और ये गर्म किसकी वजह से हो रहा है? और ये किसकी वजह से हो रहा है? कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन, कन्वेक्शन प्लस रेडिएशन। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये दो वजह से गर्म हो रहा है। और यहाँ कन्वेक्शन पॉसिबल है क्या? अबे ग्रेविटेशन यहाँ है ही नहीं भाई। ऊपर क्यों गर्म करते हैं? अच्छा नहीं लिखा हूँ कहीं मैं, नॉट पॉसिबल है ना। यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कन्वेंशन मेथड से हमेशा ऊपर की तरफ को गर्म किया जाता है, आजू बाजू को नहीं। अरे हाँ की ना, क्योंकि ग्रेविटेशन होना चाहिए तो ऊपर नीचे की कहानी है ना भाई, आजू बाजू की कहानी थोड़ी है। तो जब भी हम कन्वेक्शन मेथड से गर्म करेंगे तो ऊपर गर्म होगा कि नीचे गर्म होगा कि बजाय आजू आजू बाजू? ऊपर। समझ में आया कि नहीं है? तो यहाँ पर लिख दो क्या कहेंगे, यहाँ क्या लिखूं है? हाँ, अपर साइड इज हीटेड बाय कन्वेक्शन, है कि नहीं? अरे हाँ कि ना, ओनली ओनली लिख दो, ओनली, ओनली अपर साइड इज हीटेड बाय कन्वेक्शन। इसलिए है भाई। देखो बताओ कहाँ का टेम्परेचर सबसे ज्यादा? टीसी और टीए का बराबर है टीबी के, हाँ कि ना? अच्छा ज्यादा है क्या ये? अच्छा ये दूरी सेम है बेटा, तो दूरी सेम है। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे पक्का समझ में आया कि नहीं? अच्छा नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल्स बता दो मुझे, नेचुरल कन्वेक्शन के एग्जांपल बता दो। मैं बता दूं पहला, सी ब्रिज, सी ब्रिज जानते हो? इनलैंड ब्रिज, अरे बता चुका हूँ मछुआरा। और बता दूं क्या? अरे मछुआरा बता चुका हूँ। मानसून बताऊं? मानसून, मानसून बताया हूँ कि नहीं? है? और कुछ बताया हूँ? ट्रेड विंड, ट्रेड विंड जानते हो? अबे भौरा बनना, हवा चलना तेजी से, ये सब जानते हो कि नहीं जानते? ये सब किसके एग्जांपल हैं? नेचुरल कन्वेक्शन के। अच्छा हमारे पास होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन, क्या होता है बेटा? फोर्स्ड कन्वेक्शन। अच्छा फोर्स कन्वेक्शन किसके द्वारा होता है? फोर्स की वजह से। हम कुछ नया कुछ लगा देते हैं जिसकी वजह से एयर आना जाना चालू हो जाता है। इसका सबसे पहला अच्छा एग्जांपल वेंटिलेशन, वेंटिलेशन एग्जॉस्ट फैन नहीं? हाँ एग्जॉस्ट फैन लगा दे, यहाँ से हवा को उधर फेंक देता है। अरे फेंक देता है कि नहीं फेंक देता? तो किसका एग्जांपल हो गया? फोर्स कन्वेक्शन का। दूसरा, हमारे हमारे जो बॉडी में टेम्परेचर कन्वेक्शन, टेम्परेचर का सर्कुलेशन होता है। अरे यार तो ना, सर्कुलेशन ऑफ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर इन ह्यूमन बॉडी। अरे तुम्हारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन होता है कि अलग अलग हो जाता है? ऐसा नहीं कि गर्मी जैसे बढ़ा तुम्हारा बॉडी का टेम्परेचर दनादन बढ़ गया, जैसे ठंड आया अरे दनादन कम हो गया, ऐसा होता है क्या? कि बॉडी मेंटेन रहता है। तो कुछ ना कुछ वेंटिलेशन होता होगा हमारे अंदर। क्या है वो? कौन करते हैं? हार्ट। हार्ट पंप करके हमारे ब्लड का जो टेम्परेचर है क्या लगता है? मेंटेन करता है। वो किस वजह से होता है? फोर्स्ड कन्वेक्शन, की नेचुरल हो रहा है, फोर्स लगा रहा है ना हार्ट, इसलिए जो कन्वेक्शन हो रहा है उसको क्या बोला जाता है? अच्छा बॉयलर जानते हो? बॉयलर, अबे बॉयलर से देखो बॉयलर, अरे बॉयलर में पानी गर्म करते हैं ऐसा। अरे बॉयलर भट्टी, भट्टी, भट्टी में से पानी गर्म करते हैं तो ये पानी ऐसे आता है, ये पानी ऐसे आता है कि नहीं? ये अपने आप आता है कि सर्कुलेट कराया जाता है? सर्कुलेट कराया जाता है। क्या कराया जाता है? सर्कुलेट। तो ये जो बॉयलर में भी जो हम गर्म करते हैं ना बॉयलर को, तो वो भी कौन से मेथड से गर्म करा जाता है? कन्वेक्शन। तो ये कौन सा कन्वेक्शन है? फोर्स कन्वेक्शन। अरे थोड़ा कन्वेक्शन के बारे में जानकारी मिली कि नहीं मिली? थोड़ा समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा अगर मैं वेटलेस कंडीशन कर दूं, क्या कंडीशन कर दूं? वेटलेस कंडीशन, वेटलेस कंडीशन कर दूं क्या, तो मैं कौन से मेथड से गर्म कर सकता हूँ? कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। अबे कन्वेक्शन से नहीं कर सकते। वेटलेस कंडीशन मतलब जीरो ग्रेविटी फ्री कंडीशन। अबे वेटलेस मतलब मेरा वेट ही नहीं है, मतलब क्या होगा ऐसा?
ग्रेविटी फ्री कंडीशन, ग्रेविटी फ्री कंडीशन हो तो क्या मैं कन्वेक्शन मेथड से गर्म कर सकता हूँ क्या? अच्छा तुम लिफ्ट में गिर रहे हो, लिफ्ट में गिरते हुए अपने आप को गर्म करना, अपने आप को आग जलाने वाला टेम्परेचर मिलना चाहिए, तो क्या कन्वेक्शन से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ऑर्बिटल सैटेलाइट वहां पर भी नहीं हो सकता। अर्थ में जाके मोमबत्ती जलाओ अर्थ के सेंटर पे, तो क्या पॉसिबल है कन्वेक्शन? नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कन्वेक्शन से क्या होना जरूरी है बेटा? ग्रेविटी होना कंडीशन जरूरी है, अदरवाइज फोर्स कन्वेक्शन लगाना, फोर्स क्या बोलते इसको, फोर्स कन्वेक्शन। अच्छा एक चीज बता मुझे, जैसे ये हमारे पास पानी है, अरे क्या भरा है इसमें? पानी भरा ही है, अरे पानी भरा हुआ है ना, और इसको मुझे गर्म करना कि ठंडा करना है? अरे ठंडा का पानी को और ठंडा क्यों करेंगे? बुखार हो जाएगा हमको पी के। अच्छा ऐसे गर्म करना हो, तो बताइए कौन से मेथड से गर्म हो रहा है? सबसे पहले तो गर्म हुआ कंडक्शन, अरे सबसे पहले ये गर्म हुआ, आसपास के पानी को गर्म किया। अब सोच क्या होगा जैसे ये पानी गर्म हुआ, अरे पानी गर्म हुआ, इसका टेम्परेचर क्या हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम क्या हो गया? बढ़ गया। डेंसिटी क्या हो गया? डेंसिटी क्या हो गया? घट गया। तो जैसे डेंसिटी घट गई ये कहाँ जाएगा? वहां आई ऊपर, हाँ कि ना? और इस लेयर की डेंसिटी कम है तो ये कहाँ जाएगी? ज्यादा है तो नीचे। अरे हाँ कि ना? ये नीचे क्यों आएगा? ग्रेविटेशन है तभी आएगा, नहीं तो वहीं रहेगा भाई साहब खुश, हंसी खुशी। अबे नीचे क्यों आएगा वो? अब उसको खींचने वाला कोई नहीं है तो क्यों नीचे आएगा भाई? तो ऐसा, फिर ये गर्म तो फिर ये ऊपर, हाँ कि ना? और ये फिर नीचे, ये फिर 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 ऐसा लेयर बाय लेयर होते रहता है। समझ में आया क्या? इसलिए हम गर्म कर पाते हैं, अदरवाइज गर्म नहीं कर पाते। समझ गए यहाँ बात? अच्छा यहाँ पर मैं एक और कंटेनर रखूं पानी भर के, क्या करके? अब इधर से सूर्य सूर्य की किरणें आ गई, क्या आ गई? सूर्य की किरणें। अबे सूर्य जानते हो सूर्य की किरणें होती है कि नहीं होती है? पक्का होती है। तुम्हारा किरणन होती है? छोड़, तुम कुछ नहीं जानते। ऐसे ऐसे आया हिट, टकराया, किसमें टकराया? तो बताओ ये गर्म हो जाता था कुछ दिनों बाद, अबे कुछ देर बाद गर्म हो जाता, कुछ नहीं तो आधा गर्म हो गया इतना। किस मेथड से हुआ है? कौन से मेथड से हुआ है? कौन से मेथड से हुआ है? कंडक्शन। कौन से मेथड से हुआ है? कंडक्शन। अबे सन आया, सनलाइट आया, जैसे लेयर पे पड़ा, लेयर को तो रेडिएशन के मेथड से गर्म कर दिया, लेयर को किसके मेथड से गर्म कर दिया? अब अंदर जाएगा क्या? तो वो तो गर्म हो गया, अब उससे गर्म होने की वजह नीचे 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 नीचे, कौन से मेथड से हो रहा है? कंडक्शन। तो सरफेस ऑफ द वाटर बोले तो किसके मेथड से? लेकिन वाटर बोले किसके कौन से मेथड से? अच्छा हाँ समझ में आया कि नहीं है? अगर बोलूं सरफेस ऑफ वाटर, तो सरफेस ऑफ वाटर किसकी वजह से हुआ है? रेडिएशन की वजह। फिर बाकी किसकी वजह से हुआ है? कंडक्शन की वजह से। बात समझ में आ रही है? कौन सी कहानी कहाँ के सुना रहा हूँ, कभी देखे ही नहीं। देखे हो कभी? अरे पानी तो रोज गर्म करते हो, नहीं करते हो? जो जो खाना बनाते हो रोज पानी गर्म करते हैं, वो उबल जाता है फिर उसमें चावल डालते हैं। ये लोग तो पहले से डाल देते हैं कुकर में, वो अलग चीज है, वहां अंदर भी उबलता है, देख लेना खोल के, उबलते उबलते खोल देना। तुम कहाँ तुम ही लोग जानो, पता नहीं ऐसे खोल दिए कोचिंग आओगे तो है, ये कौन नए बच्चे आगे बोलूंगा मैं, है कि नहीं? है? हाँ धर्रात किया था क्या? मैं तो पहचान ही नहीं आ रहा तभी तो। नहीं तो मुंह अलग, फिर प्लास्टिक सर्जरी कराना पड़ेगा, तब जाके समझ में, अरे हाँ यही था। और पता चला प्लास्टिक सर्जरी कराते कराते ऋतिक रोशन का करा लिया, फिर बोलेंगे नया ऋतिक रोशन, है कि नहीं? हाँ चले बात करते हैं रेडिएशन की। अच्छा आप हम सब रेडिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहा है कि नहीं बता दो, कसम खा के बोलो, कसम उसकी, सब अपने अपने की कसम खा के बोलना। मेरी कसम खा के तेरा दांत तोड़ दूंगा इस बार मैं। अच्छा एक बार बताइए फाइन दी है कि नहीं दी है? रूल्स के अगेंस्ट गई है नहीं, हट जा। कैसे नहीं दिया? सब दिया, अरे नाम बता, सब दिए हैं, दी है ना? सपना, सपना दे दी है ना? दिल्लू भी दे दिया है, सब दे दिए।
दे दिए है, तू ही बस नहीं दिया। अब देख ले भाई, आज हो जाना चाहिए है, कल नहीं आज। अरे कल बढ़ा दे इसका, फाइनल बढ़ा दे। कितना है इसका? 70। 100 कर दे, 100 दे देना कल। इसका चश्मा छीन लेना नहीं तो, अबे मिल के छीन लेना, ठीक है? और जब तक नहीं देगी तब तक नहीं देंगे, ठीक है? इसका कॉपी वॉपी बैग वैग सब छीन लेना इधर ही, और जब देगी तब देंगे। अरे हाँ कि ना? हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? स्पेलिंग बता रहे? अरे हिंदी में है, रेडिएशन हिंदी में है। अच्छा एक चीज बता, आप हम सब रेडिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? दिख रहा है? कैसे नहीं दिख रहा है? हाँ, दिखना तो चाहिए ना, लेकिन नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख रहा है भी बता रहा हूँ मैं, टेंशन मत ले। हॉट बॉडी, कौन से बॉडी? जिसे तुम लोग हॉट बॉडी इमिट एनर्जी, इमिट एनर्जी बोला, हीट बोलो, इमिट एनर्जी, इसी को हम क्या बोल रहे हैं फिर? हीट, नोन एज रेडिएशन। अरे समझ में आया कि नहीं आया? जो भी हॉट बॉडी है वो क्या करता है बेटा? रेडिएशन छोड़ते रहता है ना? और उसको हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। तो जो एनर्जी रेडिएशन छोड़ रहा है वो प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होती है। आगे इस पे बहुत सारा चर्चा करेंगे, लेकिन अभी इतना जानो, जो रेडिएटेड एनर्जी कितनी होती है? टी के पावर 4। आगे पर समझ में आ गई? एनर्जी नहीं, इमिसिव पावर है। आगे समझ में आएगा? एनर्जी पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया से निकलने वाली जो है उसको क्या बोलते हैं? इमिसिव पावर। आगे बताऊंगा। तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है बेटा? टी की पावर 4। द बॉडी हैविंग टेम्परेचर, बॉडी हैविंग टेम्परेचर, अच्छा कोई भी बॉडी बेटा जिसके टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा है, हैविंग टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन, मोर देन 0 केल्विन, या फिर बोलो -273 डिग्री सेल्सियस, रेडिएट्स। क्या है? रेडिएट्स। वो क्या करते हैं बेटा? रेडिएट्स करते हैं। आप हम सब रेडिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अबे पता नहीं चल रहा है तो बता, सब खिड़की उड़की पंखा बंद कर दे थोड़ी देर, गरम गरम। क्यों गरम गरम होना है? क्योंकि हमारी बॉडी से एनर्जी निकल रही है, उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडिएशन। हमारी बॉडी से एनर्जी निकलना क्या कहलाता है? विकिरण कहलाता है। हमारी बॉडी है तो ये क्या बोलते हैं इसका नाम? टेबल, कॉपी, फैन, पंखा, मोबाइल स्टैंड, सब रेडिएट हो रहा है, सबसे एनर्जी निकल रही है। हालांकि हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमको दिखता सिर्फ विग्योर है। हमको सिर्फ दिखता कौन सा है? बेजानी पिनाला। हमको कौन दिखता है? बेजानी पिनाला, विग्योर। इंफ्रारेड कोई देखे हैं? रेडियो, अब रेडियो अगर दिखता तो यहाँ पर खतरनाक रेडियो होता, मोबाइल में आ रहा है, इधर आ रहा है रेडियो, लगता कि नहीं लगता? लेकिन रेडियो दिखता है क्या? नहीं दिखता। तो बात कर लेते हैं कि इसको हम लोग ये भी कहा जाता है कि रेडिएशन इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। रेडिएशन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। अच्छा, रेडिएशन को मापने के लिए जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं बोलोमीटर। क्या बोलते हैं? बोलोमीटर। क्या बोलते हैं? या थर्मोपाइल। दो स्केल का नाम है, बोरोमीटर एंड एक होता है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर क्या होता है? स्पेरोमीटर। उसका यूज हम लोग टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर नापने के लिए, जैसे सन का टेम्परेचर, स्टार का टेम्परेचर, उसको नापने के लिए किसका यूज किया जाता है? स्पेरोमीटर। और रेडिएशन नापने के लिए किसका यूज करते हैं? बोलो बोलो मीटर। अबे बोलो मीटर, इतना आसान तो बोल रहा हूँ, बोलो मीटर। कौन सा मीटर? बोलो मीटर। और थर्मोपाइल क्या बोलता है? थर्मोपाइल। समझ गए क्या? तो लिखूं कि नहीं लिखूं? है रेडिएशन मेजरिंग डिवाइस, बता क्या नाम? बोलो मीटर और थर्मोपाइल। अच्छा, हाई टेम्परेचर मापने के लिए हाई टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस क्या? स्पाइरोमीटर। समझ गया क्या? समझ गया कि नहीं समझ में? अच्छा चलो देखो, एक चीज और बता रहा हूँ मैं, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? इसको नापने के लिए, इसको नापने के लिए, सारे के सारे रेडिएट होते रहे, बता रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन हमको दिखाई नहीं देता है। उसी को सोच के देखो, एक लड़के को मैं अपन वो करा देते हैं, रेड कलर का शर्ट पहना दिए। कौन से कलर का?
तो उसके साइड से रेडिएशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है भाई, कैसे नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे चल, वो किसी का मर्डर कर दिया, मान ली इसका मर्डर कर दिया, भूमिका, भूमिका तो गई। इसका क्या कर दिए? मर्डर कर दिया भाई। फिर जज मैं था, कौन ना था? मैं जज। तुम आए, एक दोस्त के फ्रेंड आए, मेरी फ्रेंड मर गई, उसका थोड़ा सा देख लो सर। तो मैं देखा उसको, वो दिया, मैं क्या बोला, क्या बोला, पनिशमेंट दिया यार। पनिशमेंट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कि ऐसे ही हो जाएगा? पनिशमेंट देना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अब उसको मैं पनिशमेंट दिया कि इसको जेसीपी में बैठा के, किसमें बैठा के, जेसीपी में बैठा के, और जेसीपी का कलर कौन सा कलर था? जनरली येलो कलर, हम उसको ब्लैक कलर करा दिए। कौन से कलर? ब्लैक कलर के जेसीपी में घने जंगल में घनघोर अमावस्या के रातों में ऐसा रूम बनाया जाए जिसकी कमरे का दीवार कैसे कलर का हो? ब्लैक कलर। तो वहां रख दिया। अरे समझ गए? ये तो उसका अच्छा खासा फ्रेंड थी, मर गई, भूत बन गई। भूत बन गई, उसने मिलने गई, तो क्या वो यह उसको देख पाएगी? अबे घनघोर जंगल, अमावस्या रात, ब्लैक कलर का दीवार, वहां लड़का है या लड़की है, जो भी लड़की है, मानो लड़की है, तो क्या उसको देख पाएगी भूतनी? नहीं देख पाएगी। अरे देख पाएगी क्या? अब वहीं पर मैं आयरन, आयरन जानते हो? आयरन, लोहे, लोहे के टुकड़े को लोहार लोग गर्म करते हैं तो रेड रेड हो जाता है, उसको लेके चला गया, उसको लेके चला गया। वो दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? एक दिखाई दे रहा है, एक, दोनों रेडिएट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ है, जो उसकी वेवलेंथ है हमारे विजिबल रेंज के अंदर नहीं आया, इसलिए हमको नहीं दिखाई दिया। और जो रेड आयरन बार की जो वेवलेंथ है विजिबल रेंज के अंदर आई कि नहीं आई, इसलिए हमको इसलिए समझ में आया कि? तो हर एक रेडिएट होने वाली वस्तु के रेडिएशन हमको दिखाई है जरूरी नहीं, कभी दिखाई देता, कभी दिखाई नहीं देता। समझ गए? पनिशमेंट अच्छा रहा कि नहीं रहा? अब जिंदा हो गई तो चलो, ठीक है। अरे समझ में आया कि नहीं आया बात? तो जो भी बॉडी जिसका टेम्परेचर कितना ज्यादा बेटा, 0 केल्विन से ज्यादा, वो सब क्या करते रहते हैं? रेडिएट। रेडिएट, रेडिएशन इज द व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में थोड़ा सा बताओ, क्या होता है? रेडियो वेव, अरे हाँ कि ना? माइक्रोवेव, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, रामी, इंफ्रारेड, इंफ्रारेड, फिर क्या? अबे विग्योर, अबे तुम यार, विबगयोर, अच्छा विग्योर नहीं, लाइट। फिर एक्सरे, फिर गामा रे, ये सारे क्या है बेटा हमारे पास? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यही है जो रेडिएशंस में निकलती है। हो सकता है कभी रेडियो वेव निकल जाए, हो सकता है कभी इंफ्रारेड निकल जाए, हो सकता है कभी एक्सरे निकल जाए, और हो सकता है कभी लाइट निकल जाए। तो हमको कब दिखाई देगा? यही बस दिखाई देता है। और कहाँ से कहाँ तक दिखाई देता है? 3800 से लेकर 7800 तक, या 6, जो भी बोलो, लगभग यही होता है। इतना ही हमको दिखाई देता है, बाकी सब हमको दिखाई नहीं देता। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए जब भी रेडिएशन होता है उसमें यही रेडिएशन निकलती है, ये रेडिएशन निकलती है, लेकिन हर बार हमको दिखाई नहीं देता, क्योंकि कभी इंफ्रारेड हो सकता है, रेडियो भी हो सकता है, एक्सरे भी हो सकता है, और लाइट भी हो सकता है। जब जब लाइट होगा तब तब हमको दिखाई देगा, अदरवाइज बात खत्म। समझ आई थोड़ा सा? रेडिएशन के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी मिली कि नहीं मिली? मिल गई ना? लिखो इधर ना। नॉर्मल, नॉर्मल ब्लैक, सॉरी ब्लैक बॉडी है तो ब्लैक बॉडी, आगे बताऊँ, एक नॉर्मल बॉडी होता है, दूसरा ब्लैक बॉडी होता है। तो ब्लैक बॉडी होता है ना, ब्लैक बॉडी, उसका रेडिएशन को देखने के लिए, जानने के लिए हम लोग स्पेशल टाइप का क्या यूज करते हैं? प्रिज, उसमें केसीएल प्रिज्म बोलते हैं, या फ्लोरोस्पर प्रिज्म बोलते हैं। ठीक है, वो सब ऐसी टाइम पास है और कुछ नहीं है, बस बता दिया। समझ गया कि नहीं समझ गया? तो हमको इसमें पढ़ना क्या है? रेडिएशन के बारे में पढ़ना है। तो रेडिएशन के बारे में समझ में आया कुछ? तो रेडिएशन में जो किरणें निकलती है, कौन सी किरणें होती है भैया? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, हाँ कि ना? वो अलग अलग जगह अलग अलग हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती है भाई? अलग अलग हो सकती है। तो बताओ, कोई भी सरफेस पे लाइट पड़ती है तो लाइट की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है? क्या क्या चीज हो सकती है लाइट के साथ? लाइट के साथ ये हो सकती है कि लाइट वापस चली जाए, कुछ बाहर निकल आए, और कुछ एब्जॉर्ब कर पाए। तो 3 कंडीशन हो सकती है भाई। लाइट कोई भी सरफेस पे पड़ेंगे तो उसकी कितनी कंडीशन हो सकती है? 3 कंडीशन। अरे हाँ कि ना भैया? कौन कौन से हो सकती है फिर बात करेंगे उसकी, कितनी कंडीशन हो सकती है, लेकिन इतना तो हमको पता चला 3 कंडीशन हो सकती है। कितनी कंडीशन हो सकती है? 3। हाँ कि ना भैया?
अरे तीन कंडीशन हो सकती है कि नहीं? ये देखो लाइट आया, आया, उल्टा ले आया, इधर से लाता हूँ, इधर से लाने में मुझे अच्छा लगता है। लाइट कहीं से भी लाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइट आया, सरफेस पे टकराया कि नहीं टकराया? टकराने के बाद कुछ पार्ट इधर चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलेंगे इसको। कुछ पार्ट तो अपना इधर से चला गया और कुछ पार्ट यहाँ खा लिया गया। समझ में आया कि नहीं आया? जो खा लिया उसको क्या बोलेंगे? एब्जॉर्ब। और ये ट्रांसमिटेड और ये रिफ्लेक्टेड। तो देखो अगर इंसिडेंट को मैं मानता हूँ क्यू आई, क्या मान लिया? क्यू आई। ये हमारा होगा क्यू आर, ये हमारा क्या होगा? क्यू टी, और ये हमारा क्या होगा? अरे नहीं, क्यू ए और ये हमारा क्या होगा? क्यू टी। समझ में आया कि नहीं है? तो हमारे पास कुछ कुछ है, समझ में है? कुछ कुछ है, बताऊंगा क्या कुछ कुछ है। समझ में आया यहाँ तक? तो भाई कोई भी लाइट आती है किसी भी सरफेस में तो उसके तीन कंडीशंस पॉसिबल है। पहला होते हैं रिफ्लेक्ट कर जाएगा, दूसरा, फिर तीसरा। समझ में आया कि नहीं? अब सबकी एक रेशियो होती है ना। देखो रेशियो होती है, मान लें रिफ्लेक्टिंग का, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव पावर। क्या बोलते हैं बेटा? रिफ्लेक्टिव पावर, रिफ्लेक्टिव पावर या रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट, या एक नाम और क्या है? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टिंग बोले या रिफ्लेक्टिव बोले? रिफ्लेक्टिव कोफिशिएंट। समझ गए क्या? ये क्या होगा? कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हुआ और वो कितने में से। समझ में आया कि नहीं? कितना पार्ट हुआ और कितने में से, ये क्या हो गया हमारा? रिफ्लेक्टिव पावर और रिफ्लेक्टिंग कोफिशिएंट। अच्छा बताओ एब्जॉर्प्टिव पावर या एब्जॉर्प्टिव पावर, या बोलो क्या, या फिर एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट, हाँ कि ना? इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? क्यू ए अपॉन क्यू आई। समझ में आया? इसको ना स्मॉल आर से दर्शाता है, किससे? इसको, अरे एक होता है ट्रांसमिटिव पावर, यही लिख दो। बताओ ट्रांसमिटिव पावर, या फिर क्या बोलेंगे इसको? ट्रांसमिटिव कोफिशिएंट। समझ गए क्या? इसको किससे दर्शाते हैं बेटा? टी से। ये क्या होगा? क्यू टी बाय क्यू आई। समझ में आया कि नहीं आया? क्यू आई क्या है? इंसिडेंट एनर्जी। और क्यू आर क्या है? रिफ्लेक्टिव एनर्जी। क्यू ए क्या है? एब्जॉर्प्टिव एनर्जी। क्यू टी क्या है? ट्रांसमिटेड एनर्जी। हाँ कि ना? इंग्लिश में ऐसा तो नहीं आया गया, इधर नाच रहे हैं सांप टाइप का फिर चला गया, ऐसा है क्या? समझ में आ रहा कुछ कुछ? अच्छा क्यू आई क्यू आर क्यू टी क्या है? समझ गए ना? क्यू आई क्या है? इंसिडेंट। क्या है? इंसिडेंट रेडिएशन बोल दो। अब रेडिएशन एनर्जी के साथ आता है ना। समझ गए क्या? क्यू आर क्या है? रिफ्लेक्टिव, रिफ्लेक्टेड रेडिएशन। हाँ कि ना भैया? और क्यूटी क्या है? ट्रांसमिटेड रेडिएशन। और क्या बचा हमारे पास? क्यू ए क्या है? एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन। हाँ कि ना भैया? बस यही है, इसी का रेशियो निकालें। बताइए ये जो ए है, ए का वैल्यू एक से कम होगा कि नहीं होगा? होगा। आर का वैल्यू एक से कम होगा कि नहीं होगा? और टी का वैल्यू एक से कम होगा कि नहीं? कभी कभी बराबर भी हो सकते हैं कि एनर्जी आया सारे के सारे को ऑब्जॉर्व कर लिया, तो ए का वैल्यू कितना? 1, और सारे के सारे को रिफ्लेक्ट कर दिया, आर का वैल्यू कितना? सभी के सभी को ले ले भाई बोल दिया, तो टी का वैल्यू क्या? 1। तो ए आर टी का वैल्यू हमेशा एक से कम होता है। लेकिन एक चीज मैं कह सकता हूँ कि तीनों को मिला के एक, तीनों को मिलाने के बाद एक आएगा, करके देख लो। क्यू आर बाई क्यू आई, क्यू ए बाई क्यू 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 आर प्लस क्यू ए प्लस क्यू टी, वो तो क्यू आई के बराबर है। तो बराबर है कि नहीं है? मतलब एक होगा कि नहीं होगा? होगा भाई, एक होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये हमारी क्या हो गई? अच्छा ये यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, ए आर और टी होती कैसी क्वांटिटी होती है? यूनिटलेस। कैसी क्वांटिटी होती है? अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन, डिपेंड्स ऑन ओनली एनओएस, एनो, नेचर ऑफ सरफेस। क्या? नेचर ऑफ सरफेस, नेचर ऑफ, नेचर ऑफ सरफेस। समझ गए? लिखो, लिख लिया रे? सम डेफिनेशन, हैंड डालो सम डेफिनेशन। ऐसे ही होता है ना स्पेलिंग। अबे छोड़ दे, स्पेलिंग आएगा एडिट में तो स्पेलिंग ही बताऊंगा।
पहला एब्जॉर्प्टिव पावर, बोलो एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होगा? अमाउंट ऑफ है अब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, है ना। लेकिन इसकी वेवलेंथ कहाँ से कहाँ, जीरो से लेकर अनंत तक होनी चाहिए, है ना। वेवलेंथ कहाँ से कहाँ, जीरो से अनंत तक, डिवाइड बाई अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। हाँ कि ना बेटा? अबे यही तो है क्या, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से अनंत तक। अरे समझ गए क्या? अच्छा इसको ए से दर्शाते हैं, अभी बता भी चुका हूँ ना शायद, ए से दर्शाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ए का वैल्यू क्या आ जाएगा, क्यू आई बाई, क्यों है भाई, क्यों आई, सही है क्या भाई? आ गया। अच्छा दूसरा होता है स्पेक्ट्रल, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्टिव पावर। क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्टिव पावर, इसको ए लेमडा से दर्शा के क्या, ए लेमडा। अच्छा यहाँ भी रेशियो यही होता है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अंतर है कि एक पर्टिकुलर वेवलेंथ का आता है, उसमें से कितना ये एब्जॉर्ब होती है, उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रल। क्या यार, यू ए है कि नहीं? अबे नहीं समझ आया। यहाँ पर जो एब्जॉर्प्टिव पावर है, इसमें जो आया वो कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेकर अनंत तक। स्पेक्ट्रम एक पर्टिकुलर होगा, मान लो 10 से 20, 40 से 50, 1000 एंगस्ट्रॉन से 10,000 एंगस्ट्रॉन, है ना। ऐसा आएगा पर्टिकुलर वेवलेंथ का, उसमें से कितना इसने एब्जॉर्ब किया, उसको बोला जाता है क्या, स्पेक्ट्रम। हाँ कि ना? तो क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन, रेडिएशन, है ना। तो यहाँ जीरो से लेमडा एंगस्ट्रॉम जहां तक दिया रहेगा, एट पर्टिकुलर पर्टिकुलर वेवलेंथ। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होना चाहिए बेटा, वेवलेंथ होना चाहिए। हाँ कि ना भैया? तो पर्टिकुलर वेवलेंथ का कितना एब्जॉर्ब किया, अमाउंट ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ लिखना था ना, ऑफ पर्टिकुलर वेवलेंथ। समझ गए कि नहीं समझ गया? इसको हम किसी दर्शाते हैं बेटा, ए एल, ए लेमडा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ नॉर्मल बॉडी की, किसके बॉडी के, नॉर्मल बॉडी, देख रहे हो ना नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल बॉडी के जो ए का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच होता है। समझ में आया कि नहीं आया? और जो ब्लैक बॉडी का होता है, आइडियल ब्लैक बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो ब्लैक बॉडी का जो ए का वैल्यू होता है कितना होता है बेटा, 1। समझ में आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको भी नॉर्मल बॉडी के लिए लिखूं, किसके लिए, नॉर्मल बॉडी। अच्छा नॉर्मल बॉडी के लिए इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा, ए लेमडा का वैल्यू 0 से लेकर 1 तक। अरे समझ गए क्या है? अच्छा उसी को ब्लैक बॉडी के लिखूं तो ब्लैक बॉडी के लिए 1 होता है। समझ में आया कि नहीं है? ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिंग पावर कितनी होती है बेटा, 1, सारे के सारे को एब्जॉर्ब कर सकता है। अब बात करेंगे इमिसिव पावर, क्या किसकी बात करेंगे, इमिसिव पावर। इसी इमिसिव पावर इज व्हाट, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इमिसिव पावर। समझ में आया कि नहीं है? अच्छा जगह है क्या है? इमिसिव, इमिसिव पावर बता, इमिसिव पावर ई, बोलो। एनर्जी इमिटेड, बोलो एनर्जी इमिटेड बाय एनी बॉडी इन पर यूनिट टाइम, दिख रहा है कि नहीं है, पर यूनिट टाइम इन पर यूनिट एरिया। अरे समझ गए हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं बेटा, इमिसिव पावर। अच्छा इसमें एक चीज और बता देता हूँ, नॉर्मल बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी। अच्छा इसका यूनिट बताओ, यूनिटलेस होता है बेटा, कैसा होता है, यूनिटलेस। क्या होता है, यूनिटलेस। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन एनओएस एंड टेम्परेचर, एनओएस एंड टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन एनओएस एंड टेम्परेचर। एनओएस मतलब नेचर ऑफ सरफेस। अच्छा ये भी बता इसके बारे में, ये भी कैसी क्वांटिटी है, यूनिटलेस है, कैसा है। अच्छा ये किस पे डिपेंड करता है, एनओएस एंड टेम्परेचर पे। समझ में आया कि नहीं आया? तो एनर्जी मेंटेन बाय एनी बॉडी इन per unit time in per unit area known as emission power, denoted by small, denoted by small e। समझ में आया क्या? तो
समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे समझ गए क्या? तो इमिसिव पावर किसके लिए कितना होता है वही बात करेंगे हम। समझ गए क्या इतना? लिखो, अरे लिखो। चलो, तो इमिसिव पावर की बात कर रहे हैं ना, है? तो इमिसिव पावर ई का जो फॉर्मूला होगा, देखो एनर्जी फॉर नॉर्मल बॉडी, हाँ कि ना? अबे नॉर्मल बॉडी डिवाइड बाय एरिया इनटू टी। अरे यही होगा क्या भाई? अरे सही क्या? अच्छा, अच्छा अच्छा बता, अगर आइडियल वो आइडियल ब्लैक बॉडी है तो नॉर्मल बॉडी की नहीं है? नॉर्मल बॉडी, हम सब आप सब आइडियल ब्लैक बॉडी, बता आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा? कैपिटल ई हो जाता है, क्या हो जाता है बेटा? वो कैपिटल ई। क्यों आई बी बी? क्यों आई बी बी? ये थी, हाँ कि ना? अच्छा, ये पर यूनिट एरिया और पर यूनिट टाइम है। अगर मैं दो काले लोहे काले तवा की बात करूं, एक का एरिया ज्यादा, एक का एरिया कम, किसका इमिसिव पावर ज्यादा? दोनों का बराबर, दोनों का बराबर। पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया, अबे वो सरफेस पे डिपेंड करता है, एरिया पे थोड़ी डिपेंड। किसी में कितना आ रहा है एनर्जी, इमिसिव पावर की बात करो, एनर्जी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इमिसिव पावर किसकी ज्यादा होगी, काले तवा बड़ा कि काले तवा छोटा? दोनों की बराबर होगी। समझ में आया कि नहीं है? तो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, नहीं लिखा हो क्या? इट डिपेंड्स ऑन द, किस पे डिपेंड करता है ये? नेचर ऑफ द सरफेस। अरे हाँ कि ना? नेचर ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर। समझ गए क्या? डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सरफेस एंड टेम्परेचर। ठीक है भाई, अच्छा लगा। अच्छा, इसका यूनिट बता। जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, वाट मीटर स्क्वायर है? अरे जूल पर सेकेंड वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर स्क्वायर। हम्म, डर गए हैं? डर लग रहा है? हाँ। आइडियल ब्लैक बॉडी, फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी, इमिसिव इमिसिव पावर इज proportional to फोर्थ लिखो, फोर्थ पावर ऑफ बॉडी टेम्परेचर, फोर्थ पावर ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो जो आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए जो टेम्परेचर होती है बेटा, कितना होती है? इमिसिव पावर कैसे होती है? टी की पावर 4 पर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? समय के साथ हमको समझ में आता है, समय के साथ हमको समझ में आता है कि जो ए है प्रोपोर्शनल टू ई होता है। ए किसके प्रोपोर्शनल होता है? ई। मतलब जो जितना एब्जॉर्व करता है वो उतना ही इमिट करता है ना? मतलब यहाँ पर लिख सकते हो, गुड गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर, है ना? इमिटर एंड बैड रिफ्लेक्टर, बैड रिफ्लेक्टर। समझ में आया कि नहीं? गुड एब्जॉर्बर आर गुड इमिटर बट बैड रिफ्लेक्टर। रिफ्लेक्ट करना और इमिट करना दोनों में अंतर है। कई लोग रिफ्लेक्ट करना को भी इमिट सोचते होंगे। इमिट मतलब छोड़ना, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तन होना। जानते हो ना दोनों में अंतर? तो गुड ऑब्जर्वर आर गुड इमिटर एंड बैड रिफ्लेक्टर। अब इसमें एक चीज और आता है, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रल अबे बोलो ना, इमिसिव पावर। अब बताइए क्या होगा? है क्या हो गया हिंदी में? तो हिंदी में तो समझ नहीं समझेगा। भाई मेरी किसी भी बॉडी के द्वारा एक यूनिट एरिया में एक सेकंड में कितना एनर्जी छोड़ता है, उसको क्या बोला जाता है? इमिसिव पावर। समझ में क्या? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या होगा? एट अ गिवन टेम्परेचर, अबे जो है डेफिनेशन तुम बोलो, एट अ गिवन टेम्परेचर, एनर्जी या रेडिएशन, रेडिएशन भी बोल सकते हैं, एनर्जी भी बोल सकते हैं, है ना? रेडिएशन या एनर्जी emitted by any body in per unit time in per unit area of particular of particular wavelength। अरे समझ गए क्या? उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। उसको हम क्या बोलेंगे? स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। समझ में गया है कि नहीं है?
इसको ई लेमडा से दर्शाएंगे, किससे दर्शाएंगे, ई लेमडा। अच्छा, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया गया है, क्या दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इस प्रकार से दिया गया बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर एंड टाइम, सॉरी टेम्परेचर। तो यहाँ पर ई लेमडा इंटू टेम्परेचर, समझ में आया कि नहीं आया। जब हम इसका एरिया निकालते हैं ना, क्या निकालते हैं, एरिया, और टी की पावर 4 की प्रोपोर्शन होती है, समझ गया क्या, एरिया 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अरे यही इमिसिव पावर होती है, बोल दो, समझ गया क्या। हम्म, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, क्या बोला जाता है इसको, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, समझ गए क्या। लिखो, ठीक है क्या। ए लेमडा, अच्छा, आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए बनाता है, किसके लिए बनाता है, आइडियल ब्लैक बॉडी। ई लेमडा की जगह कैपिटल लेमडा, इधर क्या जगह लेमडा। तो बेटा इन दोनों का जो एरिया है ना, एरिया ई लेमडा इंटू डी लेमडा, दैट इज इक्वल टू, दैट इज ई की, ई आता है, क्या आता है बेटा, इमिसिव पावर, समझ गए क्या। और टी की पावर क्या होता है, 4 होता है। अच्छा एक चीज बता मुझे, यहाँ लिख दो, यहाँ अगर मैं ई लेमडा लिखूंगा क्या लिखूंगा, क्यू लेमडा अपॉन 80, हाँ कि ना। उसी प्रकार कैपिटल ई लिखूं था, ये नॉर्मल बॉडी के लिए ना, नॉर्मल बॉडी, और ये कैपिटल वाला किसके लिए है, आइडियल ब्लैक बॉडी भैया, हाँ कि ना, बाई 80 लिखूंगा। समझ गए कि नहीं समझ गए। अभी ये भी किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सरफेस पे एंड टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ सरफेस एंड टेम्परेचर पे, समझ गए क्या भाई। आगे बढ़ेगा थोड़ा सा।